नमस्कार। डीडी राजस्थान के सृजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत हम साहित्य की विविध विधाओं पर चर्चा करते हैं। आज हम एक अनूठा विषय आपके लिए लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है प्रकृति और स्त्री विमर्श या इकोफेमिनिज्म अथवा पारिस्थितिक नारीवाद। इकोफेमिनिज्म या प्रकृति और स्त्री विमर्श के अंतर्गत प्रकृति और महिलाओं के दोहन या शोषण के बीच समानता पर चर्चा की जाती है। इस पर देश विदेश में कई आंदोलन होते हैं, साहित्य, संस्कृति और कई चर्चाओं में इसको जोर शोर से उठाया जाता है। आज स्टूडियो में हमारे साथ इस विषय की विशेषज्ञ मौजूद हैं श्रीमती हिमाद्री वर्मा जी। आपका स्वागत करते हैं हिमाद्री जी। नमस्कार। हिमाद्री जी की 6 किताबें आ चुकी हैं। आप कविताएं लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं, कुछ संपादन कार्य भी करती हैं। आपसे हम इसी विषय पे चर्चा करते हुए ये जानना चाहेंगे कि ये जो पारिस्थितिक नारीवाद है, प्रकृति और स्त्री विमर्श, इसके बारे में बहुत गहराई से जो समाज में समस्याएं और प्रश्न उठाए जाते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब यूं कहा जाए तो हमारे वेदों में और पुराणों में ये कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और स्त्री को आराध्य माना जाता है, पूज्य माना जाता है। उन्हें प्राचीन समय में तो अनुष्ठान की, यज्ञ हवन की भी अनुमति होती थी, उनको अधिकार प्राप्त थे। लेकिन ये क्या हुआ ऐसा कि आज हमें स्त्री विमर्श पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित होना पड़ा? जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही रजनी जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो इको फेमिनिज्म, इसकी चर्चा करने से पहले नारीवादी आंदोलन जो शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ? वह अमेरिका से शुरू हुआ और यह उसी का एक प्रकार है। जैसे कहते हैं ना कि समाधान के तरीके खोजे जाते हैं, इंसान हमेशा कारण के साथ साथ समाधान पे भी कार्य करता है। तो फ्रांस के एक लेखक जिनका नाम फ्रैंकोइस डिबॉन है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा कि नारी और प्रकृति दोनों की जो प्रवृत्ति है एक जैसी है और उनका कहीं ना कहीं पुरुष के द्वारा शोषण हो रहा है और दोहन किया जा रहा है प्रकृति का, और वो एक तरह से विनाश के कगार पर हैं और उनको समय रहते संभालने की आवश्यकता है। तो उस पर हमें कार्य करना चाहिए और ये प्रकृति को मतलब पूरे सृष्टि को कुछ ना कुछ देती हैं। एक मुझे रहीम दास जी का एक बहुत ही अच्छा सा दोहा है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो इस तरह की प्रकृति की प्रवृत्ति रही है और एक स्त्री की भी इसी तरह की प्रवृत्ति रही है देना। तो क्यों ना एक पुरुष भी उनके बदले में सहयोग करे, तो एक बहुत ही अनुकूल हमें दुनिया मिलेगी। धरती को तो माता कहा ही गया है और एक स्त्री की तरह उसे संपूर्ण माना गया है, जो कि अपनी देह पर संपूर्ण मानवता को मानवता फलती फूलती है। आपने जैसे अभी बात बताई कि फ्रांस के लेखक हैं, हाँ जी, तो हमारे भारत में भी कई सारे उपन्यास और कहानियां लिखी गई है जिसमें स्त्री को प्रकृति की उपमा देकर पूरा का पूरा उपन्यास रचा गया है या कहानियां या कविताएं लिखी गई हैं।
अभी मुझे याद आ रही है कि नासिरा शर्मा जी का एक उपन्यास है कुइयाँ जान। हाँ जी। उसमें उन्होंने राजस्थान में जो जल संरक्षण और हाँ जी। उसको जो बचाव के तरीके हैं उस पर एक उपन्यास लिखा है। वैसे ही मृदुला गर्ग जी की एक हाँ। कहानी है करार नाम से, और उसमें उन्होंने जो जंगलों को काटने की बात की गई है और वृक्ष की उपमाएं देते हुए किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। बिल्कुल। मेरी अपनी भी एक कहानी है सोनेली मेंढक, हाँ जी। जिसमें मैंने शमी का जो पेड़ होता है, खेजड़ी हाँ का जी। वृक्ष हमारे राजस्थान में बहुत बिल्कुल। प्रसिद्ध है, हम्म। उसको मैंने एक स्त्री मानकर कि किस तरह से छपनिया काल में एक स्त्री के तरह सी ये शमी के पेड़ में बिल्कुल। और एक माता और स्त्री की भूमिका निभाई थी। तो कई सारे हमारे यहाँ पर भी ये लिखे जाते हैं। एक बात बोलना चाहूँगी रजनी जी, क्या हमारे यहाँ जो संस्कृति चली आ रही है, वृक्षों की पूजा हाँ, महिलाएं बिल्कुल। करती आई हैं, पीपल का, शमी का वृक्ष, तुलसी की, है। तो ये एक प्रकृति को बचाव की तरफ लेके जाता है। जी जी। तो इसीलिए इन दोनों की तुलना एक तरह से की जाती है, और दोनों स्त्रीलिंग हैं, और प्रकृति में सब चीज़ें ही आती हैं, हमारी नदियाँ, सब तरह की चीज़ें आती हैं। हाँ, प्रकृति में तो जल जंगल हाँ, जमीन सभी सब चीज़ें कुछ आती शामिल हैं। है। तो उनको सहेज के रखना। महादेवी वर्मा जी के गीतों में प्रकृति की उपमाएं और प्रतीक बहुत वे इस्तेमाल करती थी, जैसे चांद है, फूल है, पेड़ पौधे हैं, हाँ, और तारे हैं, बिल्कुल। झिलमिल तारों की, रजनी झिलमिल तारों की, इस सही तरह बात से। है। अभी मैंने आपने भी कुछ इस तरह से प्रकृति पर कुछ कविताएं लिखी हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल मैंने लिखा है। एक प्रेम रस की एक कविता है जो कि स्त्री और प्रकृति दोनों से ही सरोकार वही हुई है। हमारा आज का विमर्श भी है, प्रकृति और स्त्री विमर्श। एक प्रेम के पौधे, जैसे कि स्त्री चाहती है प्रेम को सहेजना, प्रकृति भी चाहती है। तो शीर्षक है प्रेम के पौधे। पुरुष से चाहती है स्त्री प्रेम का पौधा लगा के दिल से, सुख की सांसें पाना। जैसे प्रकृति को सींचते हैं तो वो ऑक्सीजन देती है, प्रेम का पौधा लगा के दिल से सुख की सांसें पाना, आबो हवा को महका के नैना सुख भर जाना। मन मयूरा नाच उठे प्रीत धुन ऐसी बजाना, मन भावन सजना बनके प्यार की रीत निभाना। से सीख चलन प्यार के कली से दूर ना जाना, दुर्लभ बहुत है प्रेम का पौधा सींचना भूल ना जाना। बहुत खूब बात की है। लगा के और एक परिवार को बांध के उसको पालना पोसना भूल ना जाना, ऐसे ही प्रकृति भी चाहती है, ऐसे ही एक नारी भी चाहती है पुरुष से। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपकी कविता है, हाँ जी, कि प्रकृति की का सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था और उन्हें अनुष्ठान यज्ञ वगैरह करने का अधिकार था, और समय समय ये चीज़ें कम होती गई और स्त्रियां जो है दोयम दर्जे पर आ गई। इस चीज़ को हमें बाहर स्त्री को इस सब से निकालने के लिए या उन्हें प्रथम स्तर पर लाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? कहते हैं ना, एकता में शक्ति होती है। जी। जब नारी शिक्षित नहीं होगी तो पूरा परिवार ही शिक्षित नहीं होगा। एक नारी परिवार की नींव की तरह ही होती है। तो कदम तो पहला कदम तो यही है कि एक घर की जो स्त्री है शिक्षित होगी तो बच्चे शिक्षित अच्छे से होंगे। तो पहला कदम तो घर से ही शुरू हो जाता है।
वालों का दायित्व बन जाता है और सबसे पहला दायित्व नारी का ही बन जाता है। यानी कि पहले परिवार को हमें ये सुसंस्कृत भी करना होगा हाँ, कि जो महिलाएं या स्त्रियां हैं उनका सम्मान कीजिए सम्मान कीजिए। और अपने ही घर की पहले बहू बेटियों को सम्मान देना होगा, बिल्कुल। बच्चियों को पढ़ाना होगा पढ़ाना हमें, होगा। और तब जाके वे समाज में हाँ। बराबरी का योगदान दे योगदान। पाएंगी। आप यही कहना चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। प्रकृति और स्त्रियों में बहुत सी समानताएं होती है। प्रकृति जो है इस पूरे ब्रह्मांड को सहेजे हुए है, उसी तरह से स्त्री भी जो है वो एक परिवार को अपने साथ लेकर चलती है। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक चीज़ और कहना हाँ चाहूँगी जी। शिक्षा के ऊपर कि केवल किताबी ज्ञान वही हमारे समाज को विकसित नहीं करता है। एक सोच का दायरा विकसित करना बहुत आवश्यक है। यानी कि स्त्रियों को इस तरह से सुदृढ़ और सुशिक्षित और हाँ, आप सबल बनाना होगा कि वे अपने निर्णय खुद ले स्वयं सकें, ले सकें और बराबरी तो तभी होगी जब उन्हें सारे अधिकार सब प्राप्त होंगे। बिल्कुल। जो समानता का अधिकार है या बराबर के वेतन का अधिकार है या जी। उनको बोलने की आज़ादी है, बिल्कुल। या जिस तरह से वे रहना चाहें, जी। जिस तरह से वे कपड़े पहनना चाहें, जी। या वे मेकअप करना चाहती भी हैं या नहीं चाहती हैं, बिल्कुल। वे घूंघट ओढ़ना चाहती हैं कि वे नहीं चाहती हैं, इस सब का जो निर्णय है वे स्वयं लें, न कि उनके लिए ये निर्णय या जो नीति नियम है वो कोई और एक जो पुरुष इस सब के पीछे बैठा होता है, परिवार, समाज और देश के पीछे, हाँ। वो उनके लिए ये जी। कायदे बनाए। और कुछ हमारा कहते हैं कि काफ़ी समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि माइंड सेट जो हो गया है, जैसे स्त्रियों के लिए कुछ अलग से ही रंग बना दिए गए हैं कि लड़कियों के लिए ये रंग, वो हमारा जो परिवेश है उसमें भी हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। मानसिकता में ही बदलाव करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा कहते हैं कि साहित्य जो है वो किसी भी देश की दिशा और दशा में परिवर्तन कर सकता है। जी। तो आज का हमारा जो विषय है प्रकृति और स्त्री विमर्श, इसमें इस पारिस्थितिक नारीवाद जो कह लें, इसमें क्या साहित्य में प्रबल संवेदनाएं आपको दिखाई देती हैं कि साहित्य ये रुख दे तो एक बदलाव आएगा आज के हमारे इस टॉपिक में? बिल्कुल। साहित्य की बहुत बड़ी इसमें भूमिका कह सकते हैं। एक उदाहरण मुझे कमला भसीन जी, साहित्य की बहुत बड़ी हस्ती, आज हमारे बीच में वे नहीं है। उनकी कविता की चंद पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि पहाड़ों से बन रही हैं लड़कियाँ, पहाड़ों से बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें सर उठा के जीने में मज़ा आता है, उन्हें मंजूर नहीं है सर झुका के जीना। बहुत खूब। सूरज सी बन रही हैं लड़कियाँ, सूरज सी बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें चमकने में मज़ा आता है, उन्हें मंजूर नहीं है पर्दों में ढके जाना। तो आज लड़कियों की जो मानसिकता बदल रही है, पहले की जो मानसिकता थी कि लड़की को एक चांद का ही दर्जा दिया जाता था, या जो है कि वो छुप के ही रहे, उस मानसिकता को वो तोड़ के आगे बढ़ना चाहती हैं। क्या इसको लेकर आपने भी अपनी कोई कविताओं में कुछ प्रयोग किए हैं कि दोनों को समान मानते हुए किस तरह से आप साहित्य में इस जो आज का विमर्श है इसको पिरोती हैं? प्रकृति और मैं श्रृंगार ढूंढती हूँ। यकीनन आपकी फिर कोई कविता होगी इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रेम में बहुत विश्वास रखती हूँ। दुनिया प्रेम पर ही दुनिया कायम है, ये ब्रह्मांड पूरा प्रेम पर टिका हुआ है। दुनिया में समस्याएं बहुत हैं, पर कहते हैं ना, समाधान निकालने के लिए प्रेम बहुत ही ज़रूरी है। तो एक मेरी रचना है मेरी रांझना, इसमें प्रकृति और नारी का प्रेम दोनों ही झलकता है।
इसको कुछ मैं गीत के रूप में सुनाऊंगी। अरे वाह, सुनाइए। मेरी रूह पे छाए तुम, बरखा फुहारे बन गए। मेरी रूह पे छाए तुम, बरखा फुहारे बन गए। मैं सूखी दरख्त तुम आए, मौसमे बहार बन गए। मेरे रांझना, मेरे माहिया, मेरे रांझना, मेरे माहिया, मेरे दिल पे छाए तुम, दिलकश खुमार बन गए। मेरे लब पे छाए तुम, प्रीत मुस्काने बन गए। बहुत खूब। मैं बहती नदियाँ तुम आए, सागर सा प्यारे बन गए। मेरे रांझना, मेरे माहिया, मेरे नैनों में समाए तुम, खजरा बेशुमार बन गए। तो कुछ इस प्रकार से प्रकृति सूख जाती है तो वो मनुष्य से चाहती है कि वो उसे सींचे, पल्लवित करे। तो इस प्रकार का बहुत खूब आपने बात की कि प्रकृति ये चाहती है कि उसे मनुष्य सींचे, सींचे। मानवता उसे पल्लवित करे। जी आपकी बात से मुझे याद आया कि जिस समय अ, पेड़ों की ये कटाई हो रही थी और एक चिपको आंदोलन, बिल्कुल। उसमें सारी की सारी महिलाएं थी जो कि पेड़ों के इर्द गिर्द चिपट जाती थी, लिपट जाती थी और 2,500 पेड़ों को हाँ से बचाया था उन्होंने। बिल्कुल। और उसी तरह से एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी है जिसके पीछे की मेधा पाटकर जी है। बिल्कुल। यानी कि ये माने हम कि अगर प्रकृति को हमें सहेजना है तो स्त्रियों को जिस तरह से स्त्रियां अपने परिवार को सहेजती हैं उस तरह से प्रकृति को भी सहेजना होगा। और हमारे समाज को भी अगर वे चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है पल्लवित हो, हरा भरा रहे, और तो उन्हें ब्रह्मांड के साथ साथ समाज भी अगर हंसी खुशी आगे बढ़े तो उन्हें स्त्रियों को भी संरक्षण देना होगा, उन्हें बराबरी का अधिकार देना होगा। साथ ही प्रकृति के साथ भी यही नियम लागू होता है, प्रकृति को भी उसी तरह से संभालना होगा। और यहाँ स्त्रियों की मुझे लगता है दोहरी भूमिका हो जाती है, जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने लिए तो जुझारू होंगी, साथ में उन्हें प्रकृति के लिए भी जुझारू होना होगा। दोनों ही एक तभी ये जो आंदोलन है वो विमर्श आगे बढ़ पाएगा। जी ऐसा माना जाता है वैसे भी कि प्राचीन समय में जब महिलाओं को मातृसत्तात्मक परिवार रहे होंगे ऐसा माना जाता है, तो उस समय कृषि का पूरा अधिकार जो है वो स्त्रियों को था। और दार्शनिकों का ये मानना है कि जब से पुरुषों के को ये कृषि का सारा कारोबार हस्तांतरित कर दिया गया, तभी से जो है ये पर्यावरण का विनाश होने लगा। यानी कि स्त्रियों को ही सारा जिम्मेदारी प्रकृति की भी होनी चाहिए, तभी ये फलेगी फूलेगी प्रकृति भी और स्त्रियां भी। हिमाद्री जी, आप की कोई उपन्यास भी है और उसमें भी क्या आपने प्रकृति या स्त्री विमर्श की कुछ बात की है? जी बिल्कुल, मैंने मेरा एक उपन्यास ये नया जन्म
प्रकाशित हुआ 2019 में। तो इस उपन्यास में मैंने एक नारी के मूक समर्पण को लेकर उसकी पूरी जर्नी लिखी है। हाँ, जैसा कि शीर्षक से भी ज्ञात होता है, नया जन्म। हाँ जी। तो इस पुस्तक में क्या होता है कि एक नारी से उसको कोई भी अपने लिए निर्णय लेने का अधिकार, ना तो उसके माता पिता उसको ये अधिकार देते हैं, ना ही पति उसको ये अधिकार देना चाहता है। उसका विवाह कम उम्र में कर दिया जाता है, जैसा कि हमारा समाज यह सोच के बेटी को पढ़ाता है कि उससे अच्छा वर मिल जाए। बहुत अच्छा। ये नहीं सोचता कि उसे जीवन में क्या करना है। उसकी पसंद नापसंद से परिवार को कोई लेना देना नहीं होता। तो हमारे समाज की मानसिकता अभी भी यहीं तक सीमित हाँ, है। मानसिकता वही है, लेकिन इसमें बदलाव भी हमें ही करना आवश्यकता होगा। है कि ये निर्णय जी हाँ। बेटी का होना चाहिए कि उसे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये मेरी पुस्तक मूक समर्पण पे इसलिए है कि वह बेटी अपने माता पिता के सामने भी कुछ नहीं बोल पाई, उसने विवाह कर लिया। आप लेखन के अलावा और क्या क्या करती हैं, और आपकी वो पहली कविता हम सुनना चाहेंगे जो आपने लिखी थी। जी, मुझे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लेखन का शौक़ मुझे काफ़ी बचपन से ही जैसे रहा। और कॉलेज के समय में मैंने जी, कुछ पंक्तियाँ हम जरूर सुनना चाहेंगे इसकी। किसे हाल सुनाऊं दिले बेकरार हो, तुम आओ और पढ़ जाओ नैनों की भाषा। नैन तुम्हें देखने को तरस गए हैं, यादें तुम्हारी दिल को धड़का देती हैं, कभी कभी दिल को तड़पा देती हैं, कभी कभी सांसों को महका देती हैं, ये हाल किसे सुनाऊं। तो कुछ इस तरह की श्रृंगार रस की कविताएं उस समय, क्योंकि काफ़ी यंग एज थी। और वैसे तो हम प्रकृति के हर कण कण से ही लिखना सीखते हैं। और अपने आप को मैं मोटिवेट करती हूँ। 4 पंक्तियाँ यहाँ कहना चाहूँगी कि प्रकृति के कण कण में प्रेरणा है, प्रेरित होने का प्रयास तो करो। माता पिता के दुलार में संस्कार है, संस्कारित होने का प्रयास तो करो। बहुत अच्छी बात कही गुरुजन आपने। के ज्ञान में तजुर्बा है, आदर सहित स्वीकार तो करो। ये दुनिया एक पाठशाला है, मन लगाकर अध्ययन तो करो। तो ये चंद पंक्तियाँ मुझे खुद को ही इतना मोटिवेट करती हैं। और यही बातें हमें आज के जो कार्यक्रम है उसका जो मूल मुद्दा भी यही है जी, कि हमें प्रेरणा लेनी है जी, और प्रकृति और स्त्रियां दोनों को ही सहेजना है, उन्हें बराबरी का अधिकार देना है, ताकि इस तरह के विमर्श एक अपने मुकाम तक पहुंच पाएं। दर्शकों, आज आपने इस कार्यक्रम से ज़रूर कुछ न कुछ लाभ उठाया होगा, और हिमाद्री वर्मा जी से बात करके हमें बहुत आनंद आया, आपको भी आनंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। नमस्कार।